लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक है गुड एंड बैड प्लैनेट्स, इसका मैं ज़िक्र करूँगा। स्क्रीन के ऊपर आप एक चार्ट सा ट्री नुमा एक बना हुआ देख रहे हैं, इसकी हम बात करेंगे। प्लैनेट्स का जब मैंने लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये ज़िक्र किया था कि ज़िंदगी, हरकत, सन जो है इसको हमने सिंबलाइज़ किया था कि इसका मतलब है कि ये लाइफ है, ज़िंदगी है। और फिर उसके बाद मार्स को हमने कहा कि ये बोल्ड है, फिर हमने मून को एज अ फीलिंग के तौर पे लेके आए, फिर उसके बाद कुछ इल्म की बातें हुई, कुछ दिमाग की बातें हुई, फिर गड़बड़ की बातें हुई, फिर प्यार मोहब्बत की ज़िद की बातें भी हुई, फिर राहु केतु की भी बात हुई। तो अक्सर मैं एक कहानी सुनाता हूँ हर क्लास में हर साल कि आप सब लोगों ने, एक मूवी है मुग़ल आज़म, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने कहा था ये आप ज़रूर देखें। उसमें आपको मुख्तलिफ़ करैक्टर्स मिलते हैं, जिसके अंदर एक बादशाह है। आप बादशाह को समझें कि ये बादशाह फ़ल्क है। फिर उसका बेटा है शहज़ादा सलीम, जो काबू ही नहीं आता है, वो मून है। अब बादशाह को एक फ़ौज भी चाहिए, सिपह सालार भी चाहिए, तो वो मार्स है। अब बादशाह को अपने फ़ैसले करने के लिए किसी से सलाह मशवरा भी करना है। तो पुराने वक्तों में उलमा हज़रात होते थे, वो जुपिटर है। फिर जो निज़ाम चलता है उसके लिए उसको कुछ एक ऐसा भी एडवाइज़र चाहिए जो हिसाब किताब करता हो, तो वो मरकरी है। अब दरबार लगे और वहाँ पे अनारकली ना हो, तो वो वीनस है। और जब सारे करैक्टर आ जाएं और उसके अंदर विलन ना हो तो वो ज़ुहल है। और फिर उसके चेले हैं राहु और केतु। तो इस तरह से आप इन प्लैनेट्स को जब देखें, समझें, एक एक नाम इनको दें, तो आपको समझ आता है कि ये कैसे प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। कि एक बाप बेटा चाहे जितना मर्ज़ी ख़राब हो, जितना मर्ज़ी बिगड़ा हुआ हो, वो अपने बेटे को जितना मर्ज़ी मारे, कोसे, जो मर्ज़ी करे, गालियाँ निकाले, घर से निकाल दे, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है उसके जहन में रहता है। फिर उसके बाद अपनी हिफाजत पे मामूर एक इंसान को कभी भी, जो अपनी हिफाजत के लिए जो शख्स रखता है, उसको उससे कभी ख़तरा नहीं होता, क्योंकि वो उसकी हिफाजत कर रहा होता है। फिर कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जिनसे आपको इल्म मिल रहा होता है, जिनसे आपको नॉलेज मिल रहा होता है। कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनके साथ अपनी डेली रूटीन्स को आप डिस्कस कर रहे होते हैं। उसमें से कुछ लोगों की बातें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों की बातें आपको अच्छी नहीं भी लगती हैं। कुछ अफराद से आप बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं। नौजवानी में हो सकता है सब ने किसी से मोहब्बत की हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आपकी मोहब्बत मिल भी जाए। अगर मिल गई, आपका मिजाज ही नहीं मिला। ये बेसिकली पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है कि हर इंसान दूसरे इंसान से क्यों मुख्तलिफ है, क्यों आपका मिजाज दूसरों से नहीं मिल रहा होता, क्यों आप एक दूसरे की बात, अब आप सारे एस्ट्रोलॉजी मुझे सुन रहे हैं, आप मजबूर हैं, बाउंड हैं, आप या शर्फ के हैं या हबूद के, आप बाउंड हैं कि आपने ये लेक्चर सुनना है। आप पे थ्योरी अप्लाई हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने पे किया, आपने एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, आपका एक शौक़ है। आप नाम उसको शौक़ का दें, लेकिन अब 6 माह के लिए आप लोग बाउंड हैं। तो अब आप लोगों पे एक थ्योरी अप्लाई हो चुकी है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बड़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग रखते हुए बहुत जल्दी सीखते हुए आगे निकल जाएंगे। कुछ मेरे जैसे स्लो हैं, पीछे रह जाएंगे। कुछ हो सकता है 6 माह के बाद ये कहें कि हमने अगले साल भी आना है, फिर उसे अगले साल भी आना है, और 4 साल से मुसलसल आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि डिग्री वाइज ताकत, शर्फ, हबूत, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, प्लैनेट्स की दोस्ती, प्लैनेट्स की दुश्मनी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करती हैं। कि ऐसा नहीं है कि एक शख्स पैदा हो गया 31 अक्टूबर को और वो कहे मेरा ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, बाकी प्लैनेट्स ज़ोडिक साइंस कहाँ गए कि जी मैं स्कॉर्पियो हूँ, आप स्कॉर्पियो हैं तो बाकी प्लैनेट्स कहाँ गए, बाकी ज़ोडिक साइंस का क्या मल दखल आपकी ज़िंदगी में।
बाकियों के साथ आपके मिजाज क्यों नहीं मिल रहे हैं, बाकियों के साथ आप क्यों अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रहे, या कुछ के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो एक ज़ोडिक साइन है उसका जो कैप्टन होता है, जो प्लैनेट होता है, वो भी आप लोगों की तरह फीलिंग्स भी रखता है, उसके बाद वो डिग्री वाइज ताकत भी रखता है, फिर उसके बाद वो पर्सनालिटी क्लैशेस भी रखता है, और फिर उसके बाद उसके दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। तो इसी तरह से प्लैनेट्स भी जब आप किसी का जायचा बनाएं और उस जायचे के अंदर पहला घर अगर एरीज आ जाता है, या पहला घर टॉरस आ जाता है, या पहला घर जमनाय आ जाता है, तो बाकी घरों के अंदर जो मौजूद प्लैनेट्स हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं। अब आपके जायचे में अभी पीछे पड़ा आपने शर्फ, अब आपके जायचे में सन जो है उसको शर्फ मिल जाता है, और आप एकदम उछल पड़ते हैं कि मेरे जायचे में सन जो है वो शर्फ का है। अब वो शर्फ अगर लग जाता है खर्चे के घर में, 12वें घर में, तो फिर क्या करेंगे? अब तो सन बाउंड है, उसने अच्छे असरात देने हैं, लेकिन कहाँ पे अब वो अच्छे असरात दे रहे हैं? कि जिधर बैठा है खर्चे के घर में, वहाँ पे उसने उस चीज़ को ताकत दे दी है। कोई बात नहीं, अल्लाह के लोगों की खिदमत करते चले जाओ, घर में बच्चे भूखे हैं लेकिन खिदमत करते, शर्फ लग गया। अब आपके जायचे में शर्फ लग जाता है बीमारी के घर को, 6ठे घर में लग जाता है, 8वें घर में लग जाता है, तो फिर इस शर्फ का हम क्या करेंगे? थ्योरी तो अच्छी अप्लाई हुई है, अब मज़ीद इसको आगे एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ जाते हुए मज़ीद इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इसी तरह शर्फ, हबूत, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, प्लैनेट्स की डिग्री, एक एक चीज़ वन बाय वन एक दूसरे के साथ रिलेट करती है। रेट्रोग्रेशन है, कम्बस्ट है, गुरूबियत है, ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं प्लैनेट्स की एक दूसरे के साथ दोस्ती, कि मेरी दोस्ती अगर इनके साथ है, इनके साथ है, और मेरी दोस्ती इधर नहीं है, तो फिर मेरा झुकाव कहाँ होगा? दोस्तों की तरफ होगा। मेरी फेवर सपोर्ट सारी दोस्तों के लिए, और मेरा अगर टाइम नहीं है तो उनके लिए नहीं जिनसे मेरी नहीं बन रही। लेकिन एक ऐसा मुकाम भी आएगा कि जहाँ पर मुझे उन लोगों से भी वक्ती तौर पे दोस्ती करनी पड़ जाएगी जिनसे मुझे मतलब या काम होगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि मैं न्यूट्रल हो जाऊँगा। ये न्यूट्रल का वर्ड तो वैसे ही आजकल न्यूज़ में बड़ा सुन रहे हैं कि मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा, कि मुझे नुमान नहीं पसंद, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मेरा लेक्चर उसने रिकॉर्ड करना है, तो मैं न्यूट्रल हूँ, मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा जब तक लेक्चर नहीं ख़त्म हो जाता, क्योंकि वो मुझे फ़ायदा दे रहा है, मुझे नुकसान तो नहीं दे रहा। अब मेरा दोस्त अगर अब्बासी है और मैंने उसको अपॉइंट किया है कि आपने लेक्चर रिकॉर्ड करना है, और वो मज़े से बैठा मोबाइल पे टिकटॉक देख रहा है, मतलब उसने बाउंड किया मुझे तकलीफ़ देने के लिए कि आपको जिस काम के लिए रखा वो आपने किया ही नहीं, आप तो मज़े से बैठे टाइम पास कर रहे हैं। तो ये एक ह्यूमन साइकी है। ये बताने का मकसद ये है कि इस तरह से आपने प्लैनेट्स को अंडरस्टैंड करना है कि जो दोस्त होता है कई दफ़ा वो भी आपका दुश्मन बन सकता है, और कई दफ़ा दुश्मन भी आपके लिए न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि आपको उससे काम पड़ सकता है। तो कोई भी प्लैनेट उस वक्त तक अच्छा और बुरा नहीं होता जब तक आप उसकी प्लेसमेंट ना देख लें। अगर अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, साथ शर्फ भी लग गया, योग भी लग गए, तो बारे नहीं आ रहे हैं। लेकिन वही थ्योरीज़ अगर गलत जगह पे अप्लाई हो रही हैं तो फिर नुकसान भी देंगे। डिग्री वाइज अगर ताकत नहीं है फिर शर्फ का भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन डिग्री वाइज ताकत में नहीं है तो फिर हबूत का भी जो है वो कोई नुकसान नहीं है। तो इसी तरह स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है सन, उसके नीचे लिखा हुआ है मार्स, उसके नीचे लिखा हुआ है मून, उसके नीचे लिखा हुआ है जुपिटर के लेफ़्ट साइड पे, और इनके नीचे लिखा हुआ है गुड प्लैनेट्स, जीपी यानी गुड प्लैनेट्स। राइट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वीनस, उसके नीचे है सैटर्न, उसके नीचे राहु, उसके नीचे केतु, और इनके नीचे लिखा हुआ है बैड प्लैनेट्स।
इसका ये कतन मकसद नहीं है कि ये बैड प्लैनेट्स ही हैं, ये सिर्फ इसीलिए लिखा है ताकि एक चीज़ आपको, क्योंकि इनके साथ गड़बड़ मंसूब है। बैड प्लैनेट्स इसीलिए कहा है कि ज़ुहल गड़बड़ है, राहु केतु गड़बड़ है, वीनस मोहब्बत का भी सियारा लेकिन ज़िद अना का भी है कि ज़िद और अना भी पैदा करता है, और जहाँ ज़िद आ जाती है वहीं से मसले शुरू हो जाते हैं। तो इनके साथ ख़राबियाँ भी मंसूब हैं। जो गुड प्लैनेट्स हैं वो अच्छाइयाँ लेकर आए हैं, लेकिन वो उस वक़्त ख़राब हो जाते हैं जब उनके ऊपर को हबूत जैसी थ्योरी अप्लाई हो जाए, मजबूर हो जाए गलत देने के लिए। तो कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता, डिपेंड करता है उसकी प्लेसमेंट क्या है एक जायचे के अंदर। और सबसे नीचे मरकरी लिखा हुआ है, जिसको हम नीचे देख रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं, तो समझ लें ये न्यूट्रल ही है, ठीक, असल न्यूट्रल मरकरी है। तो जितने के जितने प्लैनेट्स राइट साइड के ऊपर है, सॉरी लेफ़्ट साइड पे है, सन, मार्स, मून, जुपिटर, ये सारे के सारे आपस में दोस्त हैं, ये आपस में फ्रेंड्स हैं। और जितने प्लैनेट्स राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये आपस में फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में दुश्मनी रखते हैं। जैसे सन है, ये एंटी है वीनस, सैटर्न और राहु का। मार्स जो है ये दुश्मन है वीनस, सैटर्न और राहु का। मून जो है ये दुश्मन है वीनस, सैटर्न और राहु का। जुपिटर जो है इसकी वीनस, सैटर्न, राहु से नहीं बनती। इसी तरह वीनस की अगर बात करें तो वीनस की सन, मार्स, मून और जुपिटर से नहीं बनती। सैटर्न जो है इसकी सन, मार्स, मून, जुपिटर से नहीं बनती। राहु केतु की भी सन, मार्स, मून और जुपिटर से नहीं बनती। तो ये राइट साइड वालों के दोस्त हैं, लेफ़्ट साइड वालों के दोस्त हैं, और एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में दुश्मनी है इनकी। अगर दोनों एक ही घर में हो तो वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक ही घर में हो तो। अब नीचे रह गया मरकरी। मरकरी एक वाहिद प्लैनेट है जिसकी सबके साथ दोस्ती है, ये जिसके साथ जाता है उसी के साथ मिल जाता है, ये हर किसी के साथ मिक्स हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे प्लैनेट हैं जिसके साथ मरकरी की नहीं बनती, वो है मून और मार्स। के मून इसको पसंद नहीं है क्योंकि शहज़ादा सलीम है, ये नहीं चाहता ख़र्चा करे, वैलेंटाइन डे गुजरा है, गिफ्ट ले, इसने हिसाब किताब देना है। पीछे बचा मार्स। अब मार्स चूँकि फ़ौजी है, फ़ौज जंग लड़ेगा, उसको पैसे चाहिए, तो मुंशी तो नहीं देगा उसको पैसे। तो मरकरी की नहीं बनती, मार्स से नहीं बनती, इसकी नहीं बनती तो मून से नहीं बनती। तो मरकरी जो है इसकी सन, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, इन सब से दोस्ती है। अब एक जगह पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। अक्सर कुछ थ्योरीज़ के अंदर ये कहते हैं कि मरकरी और जुपिटर जो है ये आपस में दोस्त नहीं है, दुश्मन है, कि मरकरी की और जुपिटर की ना अतारद और मुश्तरी आपस में दोस्त नहीं है। लेकिन मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की है, बड़ा मैंने देखा है। देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि एक है इल्म जुपिटर, दूसरा है अक्ल, वो है मरकरी। अगर इंसान के पास इल्म है और अक्ल नहीं है तो फिर वो इल्म किसी काम का नहीं। मैं एक ऐसे साहब को भी जानता हूँ जो माशाल्लाह एक बुज़ुर्ग हैं और उन्होंने इतनी किताबें पढ़ छोड़ी हैं, लेकिन आज तक उन्होंने क्या पढ़ा उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं कभी बताया, किसी को कुछ बताया ही नहीं है। तो ऐसा पढ़ना लिखना नॉलेज हासिल करने का क्या फ़ायदा जो आगे मुंतकिल ही नहीं हुआ, या उन्होंने अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। उसको जो पढ़ा है उसको कैसे यूज़ करना है। अब आपने जायचे में ये चीज़ पढ़ ली कि शर्फ ये होता है, हबूत ये होता है, कम्बस ये होता है, रेट्रोगेशन ये होती है, असेंडेंट ये होता है, लेकिन इसको जब आपको यही नहीं पता होगा इम्प्लीमेंट कैसे करना है तो फिर आपका ये इल्म और नॉलेज किसी काम का नहीं। एक एस्ट्रोलॉजर के लिए ये बड़ा, ये चूँकि एस्ट्रोलॉजी हम कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हर एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर से अपना जो नुक्ता नज़र है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ क्यों रखता है। वो इसीलिए मुख्तलिफ रखता है कि हर इंसान की प्रेडिक्शन करने की कैपेसिटी कुछ और होती है। देख आप भी वही रहे हैं, देख मैं भी वही रहा हूँ। आप अपने इल्म के मुताबिक एलैबोरेट कर रहे हैं, मैं अपने इल्म के मुताबिक एलैबोरेट कर रहा हूँ। हो सकता है आप जो बताना चाह रहे थे वो आप बता ही नहीं सके, और जो मैं नहीं भी बताना चाह रहा था मैं वो भी सब कुछ बता गया हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में इल्म, नॉलेज और वो कितना आपने फीड किया और आपके अंदर वो कितनी अक्ल है कि कब किस वक्त मैंने क्या बात करनी है। और इसी तरह अगर आपके पास अक्ल हो
और इल्म ना हो तो फिर ऐसी अक्लमंदी का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप कुर्सी पे बैठे घर में सबको बता रहे हो कि ये ट्यूब उतार दो, ये पर्दे साफ़ कर दो, और आपको यही ना पता हो कि मैंने ख़ुद क्या करना है। तो अक्ल और इल्म चूँकि इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो मरकरी और जुपिटर बोथ आर फ्रेंडली प्लैनेट्स। तो इसीलिए बहुत सारी जगहों पे आपको हो सकता है आप इंटरनेट पे रिसर्च करें, मैं भी शायद वहाँ पे आपको ये देखने को मिले कि मरकरी और जुपिटर जो है बोथ आर एंटी प्लैनेट्स। लेकिन मैं जब इसको देखता हूँ कि भाई अगर दिमाग और इल्म अगर दोनों को हम आपस में दुश्मन करार दे देंगे तो फिर ये किस तरह से चीज़ें चलेंगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप अपने नॉलेज को पॉजिटिव यूज़ करें या नेगेटिव यूज़ करें। तो इस तरह से गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स का मतलब ये है कि अच्छे सियारे जो आपको नज़र आ रहे हैं वो आपस में फ्रेंडली हैं, और जो बैड प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ नज़र आ रहे हैं वो फ्रेंडली। और मरकरी की सिर्फ़ और सिर्फ मून और मार्स के साथ दोस्ती नहीं है, बाकी तमाम प्लैनेट्स के साथ इसकी जो है वो दोस्ती पाई जाती है। स्क्रीन पे इस वक्त जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आप लोगों ने एक टेस्ट मुझे करके भेजना है। छोटा सा टेस्ट है, ज़्यादा लंबा टेस्ट नहीं है। एक लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताता चलूं, और वो डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1947, और टाइम ऑफ बर्थ है रात 12:01 का, यानी 0001 12 AM, और सिटी ऑफ बर्थ है कराची। अब ये जायचा है पाकिस्तान का। अब इस जायचे को आप लोग बनाइए और देखिए। वैसे पाकिस्तान की जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो 15 अगस्त है। हम लोग लिखते 14 अगस्त है लेकिन एक्चुअली 15 अगस्त है। लेकिन आप 14 अगस्त को ही बनाएं, मिसाली जायचा हमने बनाना है, हमने कौन सा लॉ चेंज करना है। तो इसके अंदर आपने मुझे 4-5 चीज़ें बतानी हैं। नंबर 1, क्या कोई प्लैनेट कंबस्ट है? पहला सवाल सुन लीजिए। नहीं, रात 12:01 का। क्या, सबसे पहले तो देखें असेंडेंट क्या है, लगन क्या है। पहला सवाल लगन क्या है। दूसरा सवाल, क्या कोई प्लैनेट कंबस्ट है, गरूब है, इसके अंदर कोई सन के करीब बैठा हुआ है डिग्री वाइज। और तीसरा सवाल ये है कि जो प्लैनेट्स जिस डिग्री पे और जिस हाउस में हैं, आपने मुझे ये भी लिख के बताना है कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में किस डिग्री पे बैठा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्स अगर जायचे के चौथे घर में है और असेंडेंट एरीज है, तो आपको उसको लिखेंगे कैसे कि मार्स, एक टेबल सा बना लें, मार्स जैसे नीचे जायचे के बना होता है, आप उसी को कॉपी कर लें, नीचे से ही देख के लिख लें। यहाँ पे मैं आपको छूट दे देता हूँ कि मार्स या कोई भी प्लैनेट के कौन कौन से प्लैनेट्स किस हाउस में और कितनी डिग्रीज पे हैं। और चौथा सवाल ये है, क्या इस जायचे में कोई प्लैनेट शर्फ या हबूत का है? एनी प्लैनेट इज़ इन एक्सॉल्टेशन और इन डिबिलिटेशन। क्या कोई सियारा शर्फ या हबूत का है? पांचवा सवाल, तमाम के तमाम प्लैनेट्स की आपने एक डायग्राम बनानी है, टेबल बनाना है, और ये बताना है कि बाय बर्थ कौन सा प्लैनेट किस हाउस में और किस हाउस पे वो नज़र डाल रहा है, एस्पेक्ट क्या है उसकी। प्लैनेट्स जो हैं किस किस घर पे नज़र डाल रहे हैं, किस हाउस में हैं और किस घर पे नज़र डाल रहे हैं। इसको बड़ा सिंपल करके लिखिएगा, ज़्यादा तशरीह नहीं करनी, सिर्फ सिंपल सा एक चार्ट बना दें, सन का सिंबल बनाएं, आगे लिखें इस हाउस में है, उससे आगे लिखें इस घर पे इसकी नज़र पड़ रही है, दैट्स इट। जैसे हमने अभी लेक्चर में सिंबल था और आगे उसकी नज़र के इस हाउस में उसकी नज़र पड़ रही है। और आखिरी सवाल, क्या कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में है?
अभी मैंने अब आगे चल के पाकिस्तान के हालात ठीक करवाने हैं आपसे, तो मेहरबानी कीजिएगा इस टेस्ट को इजी मत लीजिएगा, इसको सीरियस संजीदगी से देखिएगा। और ये टेस्ट आपने वेडनेसडे तक आपके पास टाइम है, क्योंकि हमें एक दिन चेक करने में भी चाहिए होता है, क्योंकि 75-76 जायचे पढ़ना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वेडनेसडे तक आप लोगों ने हमें ये टेस्ट, स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे बड़ी खूबसूरत सी वर्ड की प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट की स्लाइड या एक्सेल के अंदर या आप हाथ से लिख रहे हैं तो बड़ा साफ़ सुथरा सूरज की रोशनी में अच्छी सी तस्वीर मोबाइल से खींच के आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं उसको देख सकूं। और इस दफ़ा जो बच्चा पास होगा उसके लिए एक सरप्राइज़ ये होगा कि उसका जायचा बनाएंगे हम, जिसका सबसे ज़बरदस्त और अच्छा जायचा होगा, खूबसूरत, साफ़ सुथरा, समझने में आसानी, और उसको हमारी एकेडमी की तरफ से एक जेमस्टोन गिफ्ट किया जाएगा। तो जो अच्छा जायचा बनाएगा और टेस्ट में टॉप करेगा, अगर 2 करेंगे 2 को मिलेगा, 3 करेंगे 3 को मिलेगा, सारे करेंगे तो सबको देंगे। लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी एलेबोरेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और अगर थर्सडे को आएगा तो फिर आप इससे निकल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।